एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1 सूर्यमंडल में पृथ्वी। बहुत दिनों के बाद मैं वापस से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। आई विश कि मैं कंटिन्यूसली वीडियोस ऐसे ही बनाते रहूँ और आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। ओके, तो जो फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, तो सूर्यमंडल में पृथ्वी, जो मतलब हमारी पृथ्वी है, वो सूर्यमंडल का ही एक हिस्सा है। ओके, सूर्यास्त के बाद अगर आप आकाश में देखेंगे तो हमें देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो आसमान होता है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। राइट, आसमान में पहले देखेंगे आप तो एक या दो चमकते हुए बिंदु आपको दिखाई देंगे, पर लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद उनकी जो संख्या होती है, किसकी संख्या, जो बिंदुओं की संख्या होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, और वो संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप इनकी गणना भी नहीं कर सकते हैं। पूरा जो आसमान है वो छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, और वो चमकदार जो वस्तु होती हैं वो क्या होती है, और उसमें से जो चमकदार वस्तुएं होती हैं कुछ तो चमकीले होती हैं, ठीक है, बट कुछ धुंधली सी होती है। ठीक है, और ऐसा हमें प्रतीत होता है कि मानो आकाश जो है हमारा वो पूरा हीरो से जड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे रात के समय आकाश तो ऐसा ही लगता है ना, कितने हीरे मोती जड़े हुए हैं, कितना ज़्यादा चमकता रहता है। ठीक है, तो इनमें से कुछ जो चीज़ें हमको आसमान में दिखाई देती हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होती हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हैं वो जैसे टिम 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 कर रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनका जो टिमटिमाहट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, कुछ का टिमटिमाना अलग होता है और कुछ का टिमटिमाना अलग होता है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं, है ना। कोई कोई ऐसे भी चीज़ें हैं आसमान में ऐसी होती हैं और कंटिन्यूसली फिक्स होती है, मतलब इनमें कोई भी टिमटिमाना नहीं होता, ये सिर्फ चमकते रहते हैं। और कोई जो होते हैं वो पूरे टाइम टिम 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 करते रहते हैं। ठीक है, चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। सही बात है, हम लोग आसमान में चंद्रमा को भी देखते हैं और चमकीली चीज़ें भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ती है। अगर आपने चंद्रमा को देखा होगा तो कभी हमें इतना दिखाई देगा, कभी हमें सी का शेप का दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। राइट, और कभी धीरे धीरे कम भी होता रहता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो जो पूर्णिमा आती है ना वो 1 महीने में एक बार आती है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। और पूर्णिमा के दिन क्या होता है, पूरा जो चंद्रमा होता है वो हमें पूरा दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा। ठीक है, अब 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या होती है। ठीक है, अब ये पूर्णिमा आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो उसका शेप है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और 15वें दिन ये चंद्रमा पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। उस टाइम पे आसमान में चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता। उसी को हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, जो 15 दिन के बाद आता है पूर्णिमा के। ठीक है, फिर वहीं पे ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अमावस्या का टाइम पे क्या होता है, आसमान जो होता है वो पूर्ण रूप से साफ होता है। ठीक है ना, उस टाइम पे बिल्कुल आपको चांद दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब ये जो चंद्रमा का हमें शेप दिखाई देता है, ठीक है, कभी कभी छोटा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, वो किसके वजह से दिखाई देता है, तो पृथ्वी जो होता है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये सन है। तो ये जो सन की लाइट पृथ्वी पे पड़ती है, ठीक है, और वही पृथ्वी का जो शैडो होता है वो चंद्रमा पे पड़ता है। ठीक है, तो यही हमें चंद्रमा दिखाई देती है। मतलब कि जो मून है ना उसके ऊपर सन की डायरेक्ट लाइट नहीं जाती है।
सन की लाइट जो है वो पृथ्वी पे आती है, अब पृथ्वी से टकराकर फिर वो चंद्रमा के पास जाती है। ओके, मतलब जो पृथ्वी से होकर वो चंद्रमा की तरफ जाती है, तो पृथ्वी की ही परछाई हमें चंद्रमा पे दिखाई देती है। इसीलिए हमें पूर्ण रूप से चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, जो अलग अलग साइज़ होते हैं वो हमें पृथ्वी के वजह से ही दिखाई देते हैं। चलो आगे देखते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा और सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? भाई आश्चर्य तो होता है, जब हम छोटे थे तो हमें आश्चर्य होता था कि ये सारी चीज़ें दिन में कहाँ चली जाती है ना? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो इतना ज़्यादा होता है, उसी के वजह से हमें दिन में वो चमकने वाली चीज़ें नहीं दिखाई देती है। रात के समय हमें वो चमकने वाली चीज़ें अच्छे से दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य जो है हमारा, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। अब मुझे ये बताओ, बार बार रात के समय चमकने वाली वस्तुओं का ही इस्तेमाल किया गया है ना? तो इसको क्या कहते हैं भाई? रात के समय चमकने वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं, है ना? वो आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो सूर्य, चंद्रमा और जितने भी रात के समय चमकने वाली चीज़ें हमें दिखाई देती है आसमान में, उसे हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं या फिर सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड या फिर सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, अब कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी है या फिर खगोलीय पिंड जो होते हैं ना, वो आकार में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और गर्म भी होते हैं। ठीक है, और वो जो खगोलीय पिंड है वो गैस के भी बने होते हैं और उनके पास खुद की ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है। ठीक है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ये खगोलीय पिंड को हम तारा कहते हैं और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। मतलब कि इन शॉर्ट, जो हमें रात के समय चमकने वाली चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है, तो उनके पास क्या है ना, खुद की क्या है? लाइट है और खुद का क्या है? प्रकाश है। ठीक है, ये जो होते हैं वो गैस के ही बने होते हैं। ठीक है, और उससे ही हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। अब ध्यान रखना, तारा किसे कहते हैं? जिसके पास खुद की लाइट है। फॉर एग्जाम्पल जो सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है। क्यों तारा है? क्योंकि सूर्य के पास भी अपनी खुद की एक लाइट है, वो किसी से उधार में नहीं लेता। ठीक है ना? जैसे कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी के पास खुद की लाइट है क्या? नहीं, ये तो सन के वजह से चमकता है। तो पृथ्वी क्या है? तारा नहीं है, वो एक ग्रह है। समझ में आया? और जो चीज़ रात में टिमटिमाती हुई हमें नहीं दिखाई देती है, ठीक है, तो रात के समय जो चमकते हुए हमें अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। ठीक है, तो जो हमें तारे दिखाई देते हैं ना, वो सूर्य के समान ही है। उनकी जो लाइट है और जो उनका साइज़ है ना, वो सूर्य के बराबर ही है। बट ये हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो हमसे अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी जो गर्माहट है, जो उनका प्रकाश है, वो महसूस नहीं कर पाते हैं और इसीलिए वो हमें अत्यंत छोटे दिखाई भी पड़ते हैं। ठीक है, सूर्य हमें इतना बड़ा दिखाई देता है ना, सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो पृथ्वी के कंपैरिजन में पृथ्वी से बहुत ज़्यादा पास में है, इसीलिए। ठीक है, पर वही अगर दूसरी तरफ बात करें कि जो स्टार्स हैं वो हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं, तो ये पृथ्वी से बहुत करोड़ों किलोमीटर या करोड़ों मिलियन किलोमीटर दूर होने की वजह से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। और अगर हम तारे की साइज़ की बात करें और प्रकाश की बात करें तो वो सूर्य की तरह ही है। सोचो, तो अगर सारे तारे सूर्य के बराबर ही साइज़ में होते, मीन्स दूरी पे होते पृथ्वी से, तो हम पृथ्वी पे नहीं रह पाते, क्योंकि हमारी पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा प्रकाश हो जाता है ना। चलो आगे देखते हैं। आपने अवश्य ही ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से
देखने पर सभी वस्तुएं हमें छोटी दिखाई पड़ती है। कॉमन सेंस की बात है। अगर हवाई जहाज़ की बात करें हम लोग, तो हवाई जहाज़ जब ज़मीन पे होता है तो हमें कितना बड़ा दिखाई देता है, पर जैसे जैसे वो दूर आसमान में चला जाता है तो वो हमें एक पंछी की तरह दिखाई देता है, और जब और ज़्यादा दूर चला जाता है तो बिल्कुल ही गायब भी हो जाता है, दिखाई ही नहीं देता, है ना। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा दूर होगी वो उतनी कम नज़र आएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को भी देख सकते हैं। सही बात है, रात में हम जब आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी आकृति दिखाई देती है ना। तो इस आकृति को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नक्षत्र मंडल। ठीक है, ये 3 तारा जो है ये हमेशा साथ में ही होते हैं, आपने उसको देखा ही होगा। ठीक है, उर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला ये एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, सप्तऋषि का मतलब सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो सप्तऋषि का मतलब क्या होता है? सप्त मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है संत। तो 7 तारों का जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारा, ग्रहों और तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। अब किसी और को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो खुद 6th में आ चुके हो, और सीटेट के भी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी तो बड़े ही हो चुके हैं, तो आप स्वयं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सप्तऋषि वाला तारा है वो कुछ क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देता है, और उसी से अगर आप स्ट्रेट देखोगे तो आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा। ठीक है, ये 3 तारे जो हैं वो हमेशा आपको आसमान में दिखाई देते ही होंगे, देखा ही होगा आपने। ठीक है, उसके ही ठीक नीचे आओगे आप तो आपको ये सप्तऋषि तारा दिखाई देगा, और उसी के ऊपर जाओगे तो आपको ध्रुव तारा भी दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो तारे हैं वो तारा क्या करते हैं? ग्रुप में कोई ना कोई आकृतियाँ बनाते रहते हैं। ठीक है, उसी आकृति को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो प्राचीन समय में लोग जो है ना रात्रि में दिशा का निर्धारण कैसे करते होंगे? सोचो, अभी तो हमारे पास घड़ी है ना, और दिशा भी हमें पता चल जाता है कंपास की हेल्प से, बट पहले के टाइम पे लोग कैसे करते होंगे दिशा का निर्धारण? तो वो लोग दिशा का निर्धारण जो है वो तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, उत्तरी तारा जो होता है ना वो हमेशा उत्तर दिशा को बताता है, और इसी तारों को ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इसको याद रखेंगे आप, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो ध्रुव तारा है उसी को क्या कहा जाता है? उत्तर तारा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उत्तर डायरेक्शन में ही रहता है। ठीक है, और ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। अगर आप देखोगे आसमान पे तो आपको सबसे तेज चमकने वाला जो तारा दिखाई देता है वही क्या होता है? ध्रुव तारा होता है, और वो हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है, इसलिए उसको उत्तरी तारा भी कहा जाता है। ठीक है, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे कि देखो चित्र में दिया हुआ है ना कि जो सप्तऋषि है तो इसके अगर नीचे के 2 तारे की हेल्प से हम लोग ध्रुव तारा को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब जो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ा कि कुछ खगोलीय पिंड जो है उनके पास खुद का क्या है? प्रकाश है, खुद का क्या है? ऊष्मा है, तो उसे हम क्या कहते थे? तारा कहते थे। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी है जिनके पास खुद का प्रकाश भी नहीं है, ऊष्मा भी नहीं है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आसमान में देखा होगा ना आपने, कोई कोई तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, बट कोई कोई तारे टिम नहीं टिमटिमाते, वो शांति से एक ही जगह पे रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है, जो टिमटिमाते हैं उनके पास खुद की लाइट होती है, खुद की ऊष्मा होती है। जो नहीं टिमटिमाते हैं उनके पास खुद की लाइट नहीं होती, खुद की ऊष्मा नहीं होती, वो तारों की सहायता से टिमटिमाते हैं, मतलब चमकते हैं। ठीक है, अभी जो ग्रह शब्द है वो कहाँ से आया हुआ है? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया है।
तो ग्रह, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं, वो ग्रीक भाषा से आया है। ग्रीक भाषा के किससे, प्लेनेटाई से आया है। ठीक है, प्लेनेटाई से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण करना। परिभ्रमण मतलब गोल 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 घूमना, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो जितने भी ग्रह है, जितने भी प्लैनेट है, वो सारे क्या हैं, परिभ्रमण तो करते रहते हैं, सूर्य का पूरे टाइम चक्कर लगाते रहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, प्लैनेटाई। ठीक है, जिस पे हम लोग रहते हैं वो पृथ्वी है, और पृथ्वी भी क्या है, यह एक ग्रह है। ठीक है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करता है भाई साहब, तो सूर्य से प्राप्त करता है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा भी है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का अगर हम तारा की बात करें तो वो कौन है भाई, सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकते हुए प्रतीत होगी। ठीक है, तो अभी तो हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, तो पृथ्वी कैसे दिखती होगी वो तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, राइट। पर जैसे हम लोग को चंद्रमा दिखाई देता है ना पृथ्वी से, अगर हम लोग चंद्रमा पे चले जाएंगे और वहाँ से अगर हम पृथ्वी दिखाई देंगे ना, तो सेम हमें वो चंद्रमा की तरह ही दिखाई देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितने हिस्से में सन की लाइट जाएगी उतना हिस्सा ही हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। जितने हिस्से पे सन की लाइट नहीं जाएगी वो तो हमें दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे हमें चंद्रमा दिखाई देता है पृथ्वी पे रहकर, वैसे ही अगर हम चंद्रमा पे चले जाएंगे तो हमें सेम पृथ्वी भी वैसी ही दिखाई देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया हुआ है, जो हमारे 8 प्लैनेट्स है उसके डायग्राम दिए हुए हैं, और कौन सा ग्रह कितनी दूरी पे है वो भी दिया हुआ है, और कौन सा ग्रह फर्स्ट नंबर का है, कौन सा सेकंड नंबर का है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना ख़त्म कर लेते हैं। आसमान में जो दिखने वाला चंद्रमा है वो क्या है, वो एक उपग्रह है। उपग्रह का मतलब क्या होता है, सैटेलाइट। तो जो चंद्रमा है ना वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। देखो, जो सैटेलाइट भी होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं मैनमेड, जो इंसान भेजते हैं ना ऊपर, तो वो मैनमेड हो जाते हैं। और जो नेचुरल होते हैं वो तो आपने देखा ये जो ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है भाई, चंद्रमा है। और चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने खुद के चंद्रमा भी है। ठीक है, तो पृथ्वी तो है ही हमारे पास, पृथ्वी के अलावा 7 और ग्रह है, और सारे ग्रह के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।